हाय दोस्तों, मैं आपका धीरज सर। आज लेके आया हूँ न्यूक्लियर फिजिक्स का एकदम फ्रेश टॉपिक, रेडियो एक्टिविटी। ओके, ये रेडियो एक्टिविटी का लेक्चर फर्स्ट होगा। अगर आपने पीछे के सारे लेक्चर आपने नहीं देखा है न्यूक्लियर फिजिक्स का, तब भी आपको ये समझ में आएगा। लेकिन अगर अच्छे से आप समझना चाहते हो तो सारा का सारा आप लेक्चर, पीछे का सारा आप लेक्चर देखो, उसके बाद ही रेडियो एक्टिविटी पर आप आओ। ओके, अगर हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी का, अगर आज स्टार्ट कर रहे हैं, आपको सबसे पहले मैं आज रेडियो एक्टिविटी की बात बताता हूँ। रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, इसको एकदम बारीकी से हम समझते हैं। रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, आपको हमने बताया था कल एक ग्राफ, पिछले क्लास में हमने ग्राफ बताया था, लेक्चर 8 में ग्राफ बताया था। उसमें बताया था न्यूक्लियस कब स्टेबल होता है, कब अनस्टेबल होता है। जब वो ज़्यादा हेवी हो जाता है, न्यूक्लियस कोई भी ज़्यादा जब हेवी हो जाता है, मतलब ज़्यादा भारी हो जाता है, वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है, अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल फॉर्म में जाने के प्रयास में होता है। जब कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल फॉर्म में जाने के प्रयास में होता है तो इस प्रोसेस में कुछ पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं। अनस्टेबल न्यूक्लियस जब स्टेबल फॉर्म में जाते हैं तो कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेडियोएक्टिविटी। इमिशन ऑफ पार्टिकल्स व्हेन अ अनस्टेबल न्यूक्लियस गोज फ्रॉम अनस्टेबल टू स्टेबल फॉर्म। आज समझ में आ गया। तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, रेडियोएक्टिविटी बोलते हैं। रेडियोएक्टिविटी जो प्रोसेस होता है न्यूक्लियस के अंदर चल रहा होता है। ये न्यूक्लियस के अंदर चल रहा होता है, तो इस पे ना प्रेशर का, ना टेम्परेचर का, ना कोई भी फिजिकल कंडीशन। टेम्परेचर मतलब ताप, प्रेशर मतलब दाब, फिजिकल कंडीशन मतलब कोई भी भौतिकी स्थिति का कोई भी फर्क उससे नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इस पे कोई भी उस पर फर्क नहीं पड़ता है। इसके न्यूक्लियर के अंदर ये जो रिएक्शन चलता है, इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर, ये जो रेडियो एक्टिविटी होता है न्यूक्लियस के अंदर चलता है, दैट्स वाई इसको हम एक न्यूक्लियर फिनोमेना बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिनोमेना बोलते हैं। ये जो 1896 में फर्स्ट टाइम इसको हेनरी बेकवेल करके एक साइंटिस्ट था, उसने इसको पहले डिस्कवर किया था। अब इसको हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, व्हेन अनस्टेबल न्यूक्लियस, जब कोई अस्थायी नाभिक स्प्लिट इनटू स्टेबल न्यूक्लियस, जब टूटता है स्टेबल न्यूक्लियस में, मतलब स्थायी न्यूक्लियस में, टू गेन द मोर स्टेबिलिटी, ताकि वो ज्यादा स्थिरता प्राप्त कर सके। देन इट एमिट, तब वो उत्सर्जित करता है सम पार्टिकल, कुछ कण, अल्फा, बीटा और गामा। और दिस प्रोसेस इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। इसका हिंदी लिख लिया, जब एक अस्थिर नाभिक अधिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए स्थिर नाभिक में विभाजित होता है, तो यह कुछ कण अल्फा या बीटा और गामा का उत्सर्जन करता है। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रेडियोएक्टिविटी बोलते हैं। फटाफट इसको आप रोक के कॉपी कर लीजिए। उसके बाद मैं एक चार्ट से आपको, डायग्राम से मैं समझाता हूँ, रेडियोएक्टिविटी का मतलब समझाता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ गया, ये तो समझ में आ ही गया होगा डेफिनेशन से। अब इसको मैं एकदम फील दिलाता हूँ, एक चार्ट से आपको फील दिला रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है रेडियोएक्टिविटी के। फटाफट इसको पहले कॉपी कीजिए आपको। हाँ, ओके। अब इसको हम समझते हैं, उस डेफिनेशन को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, पूरा एकदम अच्छे से समझ लेते हैं। अभी तक जो हमारे पास रिकॉर्ड है, जो डिफरेंट कितने तरह के न्यूक्लियस होते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ जो न्यूक्लियस होते हैं लगभग 1500 अबाउट नॉन न्यूक्लियस होते हैं। 1500 हमारे पास नॉन न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस, आप ये कहोगे ये नॉन न्यूक्लियस का मतलब डिफरेंट टाइप्स का है, ये नहीं एक ही टाइप के 1500 हमने लिया है। हमारे पास 1500 लगभग डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। और न्यूक्लियस का प्लूरल क्या होता है, न्यूक्लियाई। तो हमारे पास लगभग 1500 के अप्रॉक्स क्या होता है, नॉन न्यूक्लियस होता है, डिफरेंट तरह के, मतलब अलग अलग तरीके के। इससे कुछ बढ़ भी सकता है, कुछ घट भी सकता है, एक अप्रोक्सीमेट डाटा है। इसमें से क्या होता है, 260 के लगभग क्या होता है, स्टेबल होता है। 260 के लगभग क्या होता है, न्यूक्लियस स्टेबल होता है। 260 इसमें जो न्यूक्लियाई होता है स्टेबल होता है। बाद बाकी 1500 में से 260 आप निकाल दो तो बचा कितना, आपका बचा 1240 के लगभग बच गया। वो क्या होता है आपका, अनस्टेबल होता है। वो क्या होता है आपका, अनस्टेबल होता है। वो होता है आपका अनस्टेबल न्यूक्लियस, वो होता है आपका अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है। अब देखो होता क्या है, आपको अभी मैंने बताया, अनस्टेबल न्यूक्लियस अगर मान लो स्टेबल फॉर्म में जाना चाहता है, मान लो इनमें से कोई एक न्यूक्लियस किसी अनस्टेबल न्यूक्लियस का कोई स्टेबल फॉर्म में जाना चाह रहा है, इसका कोई एक
क्या जा रहा है, अब ये अनस्टेबल न्यूक्लियस प्रयास में क्या होगा कि ये स्टेबल फॉर्म में जाए, क्योंकि अनस्टेबल अस्थाई है तो स्टेबल फॉर्म में जाने के प्रयास में होगा। तो मान लो इसमें से कोई एक स्टेबल फॉर्म बनना चाहते हैं, स्टेबल न्यूक्लियस, देख लेना इसमें क्या लिख रहा हूँ, स्टेबल न्यूक्लियस लिखा है, स्टेबल न्यूक्लियस बन रहा है, नहीं दिख रहा है तो मैं बड़ा लिख देता हूँ, स्टेबल न्यूक्लियस ये बन रहा है, क्या बन रहा है, स्टेबल न्यूक्लियस बन रहा है, समझ में आ रहा है ना भाई, स्टेबल न्यूक्लियस बन रहा है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि 3 पार्टिकल्स निकलते हैं, 3 कण निकलते हैं, जिसको हम बोलते हैं अल्फा रेस, अल्फा पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक रे के फॉर्म में निकलता है, किरण के फॉर्म में निकलता है। दूसरा हम बोल सकते हैं बीटा, इसको बीटा बोलते हैं, बीटा रे, बीटा पार्टिकल्स जिसको बीटा रे बोलते हैं, रे के फॉर्म में निकलता है। और तीसरा होता है जिसको बोलते हैं गामा, गामा रे, ये वाई की तरह होता है, लगभग पूरा वाई नहीं होता लेकिन वाई के से थोड़ा सा अलग होता है, गामा रेज। देखो इसमें और लगाओ, अल्फा और बीटा में और लगाओ, होता क्या है जब कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल न्यूक्लियस में बनता है तो इस प्रोसेस में क्या होता है, अल्फा और बीटा इन दोनों में से कोई एक निकलेगा, ऐसा नहीं है अल्फा निकलेगा तो साथ साथ बीटा भी निकलेगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल फॉर्म में जा रहा है तो ये अल्फा निकलेगा या बीटा में से कोई एक निकलेगा। अगर अल्फा निकलता है तो बीटा नहीं निकलेगा। अगर मान लो अल्फा निकला तो साथ साथ हमेशा क्या निकलेगा, आपका गामा रे निकलेगा, हमेशा क्या निकलेगा, गामा, गामा तो निकलेगा, अल्फा निकलेगा तब भी गामा निकलेगा, बीटा निकलेगा तब भी गामा निकलेगा। तो इन दोनों में कोई एक निकलेगा लेकिन गामा हमेशा क्या साथ साथ निकलेगा। बात समझ में आ गया। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेडियोएक्टिविटी। ये जो प्रोसेस चलता है न्यूक्लियस के अंदर चलता है, आपको पता है ना न्यूक्लियस का हमने साइज आपको बताया था। अगर मान लो जिस कमरे में आप हो उस कमरे में अगर मान लो एक सुई लिया है आपने, तो सुई का जो नोक होगा वो आपका क्या होगा, न्यूक्लियस का साइज होगा। उस न्यूक्लियस के अंदर ये फेनोमेना चल रहा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फेनोमेना। बात समझ में आ गया। टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, फिजिकल कंडीशन पे कोई भी ये फर्क नहीं पड़ता है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको ये चार्ट से समझ में आ गया। इस चार्ट को भी आप कॉपी कर लीजिए, ये यहाँ पे मैं आगे लिख दूंगा, 2-3 पॉइंट में और लिख देता हूँ नोट डाल के कि टेम्परेचर से, प्रेशर से और फिजिकल कंडीशन से कोई इस पे फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरा पॉइंट ये, इसको फर्स्ट टाइम जिस साइंटिस्ट ने देखा था 1896 में देखा था, हेनरी बैकवेल करके एक साइंटिस्ट था जिसने इस घटना को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट मैं लिख देता हूँ, फटाफट यहाँ तक पहले कॉपी कर लो, उसके बाद मैं आगे लिख देता हूँ, ये फटाफट कॉपी करो। ओके, अब नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं, इसको नोट डाल के आप 2 पॉइंट लिख लो, बता दिया था हमने। रेडियोएक्टिविटी जो होता है डज नॉट डिपेंड, मतलब निर्भर नहीं करता है किस पे, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे एंड फिजिकल कंडीशन पे। ठीक है, इसका आप हिंदी ये लिख सकते हो, रेडियोएक्टिविटी ताप, दाब और भौतिकी स्थितियां पे निर्भर नहीं करता है। मतलब रेडियोएक्टिविटी किस पे नहीं निर्भर करता है बाबू, ताप पे, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे और फिजिकल कंडीशन। ये ऐसे भी आपको समझ में आ रहा है, इसका हिंदी लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, इतना तो आपको हिंदी आता है इंग्लिश का। रेडियोएक्टिविटी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड, मतलब फर्स्ट टाइम कौन आविष्कार किया था इसका, वो था हेनरी बैकवेल। कौन सा ईयर्स दिया हुआ है, 1896, 1896 में जो हेनरी बैकवेल करके साइंटिस्ट था उसने इस घटना को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था। ओके, अब इस 2 पॉइंट को आगे